अनचाहा विवाह में प्यार भाग 36। इंस्पेक्टर मनोज राघव के ऑफिस आते हैं। लेडी कांस्टेबल मानवी और अंजलि को गाड़ी में लेकर चलती है। राघव इंस्पेक्टर मनोज को बताता है कि कैसे मानवी और अंजलि को कोई उसकी कंपनी को बंद करने के लिए यहाँ भेजा था। इंस्पेक्टर मनोज यह सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर मनोज राघव को आशीष जी तो यह नहीं कर रहे हैं, यह शंका जताते हैं। राघव आशीष जी का नाम सुनकर उसके मन में उथल पुथल चलने लगती है, क्योंकि उस केस के बाद आशीष ने खुद सबसे माफी मांगी थी और कहा भी था कि वो आज से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसे उनके परिवार को तकलीफ हो। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो उसकी कंपनी की बर्बादी चाहता है। राघव घड़ी की तरह समय देखता है। इंस्पेक्टर मनोज वहां से निकल गए थे। राघव बड़बड़ाता हुआ, बहुत लेट हो गया है, आज ईशा हमारी फ्रिक कर रही होगी। राघव अपना बैग और मोबाइल लेकर गाड़ी की तरह आता है। गाड़ी में बैठकर वो घर के रास्ते की तरह मोड़ लेता है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर एक गहरी सांस छोड़कर माँ और ईशा को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो दोनों बहुत फ्रिक करेगी हमारी। राघव कुछ देर बाद घर आता है। ईशा सोफे पर ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। राघव को ब्लेजर और बैग लेकर वो कमरे में जाती है। राघव हाथ मुंह धोकर और कपड़े चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। ईशा राघव के लिए खाना लगाती है और खुद उसके पास ही बैठ जाती है। राघव एक बाइट तोड़ता है, फिर ईशा की तरह देखकर, तुमने खाना खाया? ईशा राघव की तरह देखकर, आप खा लीजिए फिर हम खा लेंगे। राघव वो बाइट ईशा की तरह बढ़ाता हुआ, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी देर भूखा रहना पड़ता है। ईशा राघव के हाथ पर अपना हाथ रखकर, इसमें माफी की क्या बात? पत्नी हूँ आपकी, आपका इंतजार नहीं करूंगी तो किसका करूंगी? राघव हल्का सा मुस्कुरा जाता है, फिर एक बाइट ईशा को खिलाता है, एक बाइट खुद खाता है। राहुल बेड पर लेटा अपना फोन चला रहा था। एक साइड जिया हो रही थी और उन दोनों के बीच ईशान सो रहा था। राहुल का फोन बजता है, नंबर देखकर वो घबरा जाता है। उसकी फोन की आवाज सुनकर जिया और ईशान उठ ना जाए इसलिए वो जल्दी से उठकर बालकनी में चला आता है। फोन उठाकर उधर से कुछ बोले उसे पहले ही राहुल बोले पड़ता है, देखो ऐसे रात को फोन करके परेशान मत करो। मैंने अपनी बाइक बेच दी तुम्हारे रुपए देने के चक्कर में। यार मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं? मैं कह रहा हूँ मैंने इतना उधार नहीं लिया था। यार मैंने इतने दे तुम्हें, फिर क्या चाहिए? अब मेरे पास बेचन को कुछ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। राहुल फोन कट करके एक लंबी सांस छोड़कर जैसे ही पीछे मुड़ता है, जिया खड़ी आ। जिया को देखकर राहुल के होश उड़ गए थे। राहुल मन में, ओह गॉड यार, जिया ने कुछ नहीं सुना हो तो अच्छा है। जिया राहुल की तरह आकर, राहुल तुम इतनी रात को बालकनी में क्या कर रहे हो और मुझे देखकर ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। राहुल मन में लगता है जिया ने हमारी फोन पर बात सुनी नहीं है। वो एक राहत की सांस छोड़कर, जिया वो नींद नहीं आ रही थी तो कुछ देर बालकनी में चला आया। अच्छा तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारी नींद का इलाज करती हूँ। राहुल थोड़ा शर्माता हुआ, जिया यह तुम क्या कह रही हो? जिया राहुल की तरह देखकर, तुम अंदर तो चलो। जिया राहुल का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आती है। राहुल को बेड पर बैठने को कहकर खुद कमरे से निकलकर नीचे चली जाती है। राहुल सर हिलाता हुआ, यह अब जिया कहाँ चली गई? कुछ देर बाद जिया कटोरी लेकर कमरे में आती है। राहुल जिया के हाथ में कटोरी देखकर सवालिया निगाहें से देख रहा था। अरे इसमें तेल है, हम तुम्हारे सर पर तेल की मस्त मालिश कर देते हैं जिससे तुम रिलैक्स फील करोगे और तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी।
जिया की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खड़ा होकर जिया की तरफ आकर, तू मेरी कितनी फिक्र करती हो जिया, सच में मैं ना बहुत नसीब वाला हूँ कि तू मेरी जिंदगी में आई हो। जिया राहुल की तरह देखकर, अब यह रात को इमोशनल वाली बातें मत करो, जल्दी से नीचे बैठो, हमें भी नींद आ रही है। फिर राहुल जिया की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ बेड के पास नीचे बैठ जाता है। जिया बेड के किनारे बैठकर थोड़ा तेल अपने हाथ में लेकर राहुल के सर पर मालिश करने लगती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।